तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई बार आप में से ही बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि क्या किसी ऐसा केस में कोई ऐसा मुकदमा जिसमें कोई सबूत नहीं, किसी का कत्ल हुआ, लाश नहीं, जिससे कत्ल किया गया वो हथियार नहीं, कोई विटनेस नहीं, चश्मदीद नहीं, उसमें सज़ा मिली है। आज की कहानी एक नज़ीर है, एक मिसाल है जो सुनाने जा रहा हूँ। और यह भी लास्ट सैटरडे को मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ये कहानी एक ऐसे कत्ल की जिसमें एक लेडी पुलिस वाली का कत्ल होता है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, और कातिल के तौर पर जो नामजद होता है वो इंस्पेक्टर है। इस लेडी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का जब कत्ल हुआ तो ये सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि 11 अप्रैल 2016 को जब वो आखिरी बार दिखी और उसके बाद गायब हुई, तब से लेकर आज 2025 उसे किसी ने देखा नहीं। 9 साल बीत गए, लेकिन ये माना गया और मान लिया गया कि उसका कत्ल हो चुका है और कातिल उसी का साथी एक इंस्पेक्टर है। कहानी ये कि उसकी मौत के बाद, उसके कत्ल के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए गए और उसे वासी के खाड़ी में फेंक दिया गया। 9 साल में कभी टुकड़े मिले नहीं। 2 साल तक तो पुलिस ने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पानी, बहाव, थपेड़े, एक भी टुकड़ा नहीं मिला। जिस हथियार से, जिस चॉपर से, जिस लकड़ी काटने वाली मशीन से टुकड़े किए गए, वो मशीन भी नहीं मिला, वो चाकू भी नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड, केमिकल एविडेंस, विटनेसेस जो कत्ल के वक्त तो नहीं थे, बाकी की उनके रिश्तों की गवाही दे सकते थे। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए 9 साल के बाद एक कोर्ट ने बिना किसी लाश, बिना किसी सबूत के, लाश के या जिंदा या मुर्दा, बट इस नतीजे पर पहुंची कि उस लेडी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल हो चुका है और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके साथ रहने वाला, उसके इश्क में पड़ा एक इंस्पेक्टर है। और इतना ही नहीं, इस कहानी में अजीब अजीब चीज़ें हैं। जब इस इंस्पेक्टर के ऊपर इस अपनी ही साथी पुलिस वाली के कत्ल का इल्ज़ाम लगा, उसके कुछ महीने के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता था कि इसके ऊपर एक मर्डर का केस है। फिर भी मुंबई पुलिस ने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी ने उसका नाम रिकमेंड किया वीरता पुरस्कार के लिए, और 26 जनवरी को परेड के बाद बाकायदा उसे पुलिस वीरता पदक से सम्मानित भी कर दिया गया। एक कातिल आरोपी पुलिस वाला, ये भी अपने यहाँ होता है। और कोर्ट ने बाकायदा अपने 11 अप्रैल के फैसले में, जो 2 दिन पहले, 11 को तो सुनाएंगे, अभी सैटरडे को जो फैसला दिया है, गिल्टी माना है, उसने कहा उन तमाम पुलिस वालों की भी जांच की जानी चाहिए जिन्हें ये पता था कि ये एक कत्ल का मुलजिम है और इसे वीरता पुरस्कार दे रहे हैं, और दे भी दिया गया। ये कहानी है मुंबई की, ये कहानी है अश्वनी बिद्रे की। अश्वनी बिद्रे एक मुंबई पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, डीजीपी ऑफिस मुंबई में तैनात, पोस्टिंग उनकी कल्याण में थी। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। इसी दौरान ठाणे में पोस्टेड थे एक इंस्पेक्टर अभय कुरुंद। एक ही पेशे से मुंबई पुलिस में दोनों, किसी पोस्टिंग में मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। इधर अश्वनी बिद्रे की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, लेकिन पति से वो अलग रह रही थी मुंबई में एक किराए के घर में अकेली। पति के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। अब दोनों अपनी नौकरी कर रहे हैं और ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही है। तभी 11 अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2016 को अचानक बिना ऑफिस को बताए, बिना डीजीपी ऑफिस को इन्फॉर्म किए हुए अश्वनी बिद्रे गायब हो जाती हैं। अब पुलिस की नौकरी ऐसी है कि आपको छुट्टी लेनी पड़ती है अगर आप नहीं आए, क्योंकि हर एक की शिफ्ट होती है, ड्यूटी होती है, तो फिर टेंशन होती है। लेकिन अश्वनी ड्यूटी पर ही नहीं आई और बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना एडवांस में छुट्टी लिए हुए। अब पुलिस हेडक्वार्टर भी परेशान कि क्या बात हुई, खोज खबर शुरू हुई, घर भेजा गया, कोई जानकारी नहीं। इधर ये लोगों में पता था कि बिद्रे और इंस्पेक्टर अभय, ये दोनों एक साथ कभी कभी लिव इन में भी रहते हैं, मतलब कुछ वक्त के लिए वो उनके साथ रहता है। तो कुछ लोगों ने अभय से पूछा,
अभय ने बताया कि वो किसी और शहर में चली गई है कुछ दिनों के लिए, मेडिटेशन के लिए। बात आ गई हो गई और किसी ने पूछा नहीं। लेकिन 11 अप्रैल के बाद से लगातार वो गायब और कोई खबर नहीं। इत्तेफाक से उसका एक भाई था बिद्रे के भाई ने पता करने की कोशिश की और फिर जुलाई 2016 में, अप्रैल में वो गायब हुई, पूरा मई जून बीत गया। 2016 में बिद्रा के भाई पहुंचते हैं मुंबई और राजू गोरे उनके हस्बैंड, जो एक्स जिनके साथ वो नहीं रह रही थी, वो भी, और दोनों पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं, मिसिंग कंप्लेंट अश्वनी बिद्रे की कि वो गुम है। अब पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर लेती है। इधर इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अश्वनी बिद्रे के हस्बैंड को भी कुछ पता था कि बातें जो छुपती हैं नहीं, और भाई को भी पता था। तो भाई ने ये शक जताया कि कहीं मेरी बहन के गायब होने में इंस्पेक्टर अभय का तो हाथ नहीं है। बाकायदा रिपोर्ट में मिसिंग के साथ एक पुलिस वाली गायब है। एक पुलिस वाले को शक के घेरे में रखा गया है। उसके बावजूद पुलिस इस केस की तफ्तीश करती ही नहीं ढंग से, कहती है ठीक है हो जाएगा। अब सोचिए, आम लोगों की बात अलग है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, इधर घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि अभय से पूछताछ कीजिए। पुलिस कहती है पूछताछ कर रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं होती। 2017 आ जाता है, पुलिस में नामजद है अभय भाई और पति के कंप्लेंट में। लेकिन इधर 2017 आ गया, 26 जनवरी की तारीख आ गई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई में परेड के बाद बहुत सारे पुलिस वालों को अलग अलग सम्मान पुरस्कार दिया जाता है और उसमें से इंस्पेक्टर अभय कुरुंद को बहादुरी के लिए महाराष्ट्र पुलिस का वीरता पुरस्कार दिया गया। जब ये पुरस्कार दिया गया तब उनके खिलाफ बाकायदा केस नामजद था, लेकिन फिर भी रिकमेंड कर दिया गया, दे दिया गया। जबकि ऐसे पुरस्कार दिए जाते हैं उससे पहले कमेटी बैठती है, आपके पूरे कैरेक्टर, हर एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन यहाँ आंख बंद करके दे दिया गया। अब 17 आ गया और एक मुंबई पुलिस की असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर गायब, किसी को पता ही नहीं। अब मीडिया ने भी खबर को उठाना शुरू किया, पुलिस के ऊपर प्रेशर आया कि भाई दूसरा छोड़ो, अपने ही डिपार्टमेंट की एक पुलिस वाली गायब है, तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। अब पुलिस ने तब जाकर 2017 के आखिर में पहली बार इंस्पेक्टर अभय कुरुंद को अरेस्ट किया कि कहीं ना कहीं इसकी गुमशुदगी का राज ये जानता है। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। उसके मोबाइल कॉल डिटेल निकाले गए। वो बताता रहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तभी उसके मोबाइल और सीडीआर से 3 और नाम पुलिस को मिले। इनमें से एक था पुणे में एक बैंक एम्प्लॉय जिसका नाम है फनीकर, एक इंस्पेक्टर का ड्राइवर भंडारी, और एक तीसरा पाटिल जो उस वक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उनका भतीजा था। पुलिस ने इन तीनों को उठाया, इन तीनों से पूछताछ की। जब पूछताछ की तो एक दहला देने वाली कहानी सामने आई। इन तीनों ने कहा कि साहब 11 अप्रैल को जिस दिन ये गायब हुई बिंद्रे, उसके अगले दिन यानी 12 अप्रैल को फ़ोन आया इंस्पेक्टर अभय का। उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया और अपने बैंकर दोस्त को किया जो पुणे में था, और उसने उसे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे हाथ से अश्वनी बिद्रे का कत्ल हो गया, मुझे लाश ठिकाने लगाना है, कुछ सामान चाहिए। इसके बाद बाकायदा वो लकड़ी काटने वाली मशीन मंगाता है, चाकू मंगाता है, फिर अपने घर में वासी में जहाँ ये दोनों रहते थे वहीं लाश के टुकड़े करता है, उसको बोरी में डालता है, और फिर अपने ड्राइवर और अपने दोस्त की मदद से ये फिर वासी की क्रीक में जाता है, वहाँ लाश के टुकड़े उन बोरियों में जो तो वो फेंक देता है और फिर वापस चला आता है। और फिर ऐसा होता सब कुछ भूल गया। अब जब इन दोनों से तीनों से पूछताछ हुई तो फिर इंस्पेक्टर अभय कुरुंद को भी पूछा गया। अभय कुरुंद ने भी, उसे पता था पुलिस में इंस्पेक्टर है कि पुलिस के सामने इकरार करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट नहीं मानती, पुलिस या पैंतरेबाजी से वो अच्छी तरह वाकिफ़। अब पुलिस ने इसके बाद चार्जशीट दाखिल कर दी इन 4 लोगों के खिलाफ। अब मुकदमा शुरू हुआ। तो पहले ये मुकदमा जो था वो अलीबाग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, लेकिन फिर 2018 में ये केस ट्रांसफ़र हो गया पनवेल सेशन कोर्ट, और वहाँ ये मुकदमा चलने लगा। लेकिन इस दौरान में जब 1 साल के बाद ही गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी चार्जशीट देखकर
अश्वनी बिद्रे के घर वालों को लग गया था कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है। अब उन्होंने एक स्पेशल पिटीशन दाखिल की, मांग की कि कम से कम सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, बहुत बड़ा नाम, कि उनको ये केस दिया जाए, तब वो सज़ा दिला पाएंगे। लेकिन फिर उनकी अर्जी खारिज हो गई कि उज्ज्वल निकम साहब ने मना कर दिया इस केस को लड़ने से। उन्होंने कहा कि फिर जो बाकी पुलिस वाले हैं उसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं जांच करने में, जो भी पुलिस वाला आता है हेल्प नहीं करता। फिर बाद में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक नए तैनात किए गए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो सीनियर पुलिस अफसर हैं इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए मैटर पे वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यानी सब मिलकर इंस्पेक्टर अभय कुरुन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मामला मुंबई पुलिस की साख का था। एक पुलिस वाले गायब और दूसरा पुलिस वाला, वो भी इंस्पेक्टर, कत्ल का आरोपी। बट ये सब चलता रहा। अब ये भी पता था कि ये केस जाकर कहाँ ख़त्म होगा, क्योंकि पुलिस ने इन सब की गवाही के बाद वासी क्रीक में जाकर लगातार तलाशी ली कि शायद कोई लाश का टुकड़ा मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें मिली, उनका डीएनए कराया गया, लेकिन कोई मैच नहीं किया गया, एक भी लाश के टुकड़े नहीं मिले। जो हथियार थे वो भी नहीं मिले। शायद पुलिस ने कभी कोशिश भी नहीं की ढंग से, क्योंकि भाई बरादरी अपनी अपनी बात थी, एक ही पेशे वाले, तो वो भी नहीं मिला। अब जब 2 साल बीत गए, 16 से 18 आ गया और ये केस जब शुरू हुआ इसका ट्रायल, तो ये पता था इंस्पेक्टर और उसके दोस्तों को कि इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके खिलाफ जा सकता है और उनको सज़ा मिले, और वो एकदम मुतमईन थे, क्योंकि लाश है ही नहीं। अश्वनी बिद्रे गायब है, लेकिन बिना लाश के आप कैसे साबित करोगे? हो सकता है वो कल को लौट आए, जिंदा हो। यही अब तक बाकी के केसेस में हम सुनते आए। जिससे कत्ल किया गया वो हथियार तक आला है, कत्ल नहीं मिला पुलिस को, वेपन तो वो भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ हैं, कहानियों पर सज़ा तो मिलती नहीं है। ये बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पता थी, जो इस केस में इसको देख रहे थे, और उन्हें मालूम था कि ये केस शायद कोर्ट में उस तरीके से खड़ा ना रह पाए, तो इसके लिए ज़रूरी है। प्रदीप घरात इसके एसपीपी थे, सरकारी वकील, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उन्होंने कहा कि इस केस को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, केमिकल एविडेंस और मोटिव क्लियर करना, रिश्ता और कहानी बहुत ज़रूरी है। अब इत्तेफाक से उस वक्त एक एसीपी ईमानदार, उन्होंने इस केस की जांच की, बाकायदा उसका जजमेंट में उनका नाम भी है। उन्होंने कहा कि बगैर लाश के और बिना हथियार के चलो इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब उसके लिए ज़रूरी क्या क्या था, वो सारे काम करते हैं। उन्होंने बड़ी बारीकी से काम किया। सबसे पहला था इन दोनों के बीच के रिश्ते को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि कत्ल का मोटिव वही था। तो जो कहानी निकल कर आई वो ये आई कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में भी रह रहे थे। उधर अश्वनी बिद्रे की अपने पति के साथ बनती नहीं थी, तो वो अब इंस्पेक्टर अभय पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। इंस्पेक्टर शादी करने को अभी तैयार नहीं था, और इसी वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था, और यही वजह बनी कत्ल की। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसको मार दिया। अब यहाँ तक तो कहानी ठीक, लेकिन अब इसको साबित कैसे करें, क्योंकि अब आपको लाश नहीं, हथियार नहीं, तो बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले इंस्पेक्टर अभय के। गूगल मैप का सहारा लिया। बहुत जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए इस केस को सुलझाने का ये एक नायाब केस है। अब उससे जब पूछा गया था कि तुम 11 अप्रैल को कहाँ थे और 12 अप्रैल को कहाँ थे, तो इंस्पेक्टर अभय कुरुन ने बताया कि 11 अप्रैल को मैं दिन में और रात में गश्त पर था, ड्यूटी में, और उसने अपना लोकेशन बताया। बाकायदा रजिस्टर पे एंट्री थी। गश्त पे जब पुलिस वाले जाते हैं, जैसे पीसीआर की जिप्सी, उनको सब कुछ एंट्री करनी होती है। उन्होंने एंट्री, तो उसने एंट्री भी दर्ज करके और वो रजिस्टर भी दिखाया कि देखिए मैं गश्त पे था। लेकिन जब पुलिस ने उसके जीपीएस के थ्रू 11 और 12 तारीख के उसके लोकेशन को ट्रैक किया उसके मोबाइल की मदद से, तो पता चला कि जिस इलाके में वो गश्त की बात कर रहा है वहाँ उसकी मौजूदगी थी ही नहीं, बल्कि 11 तारीख की रात को उसकी मौजूदगी उस घर में थी जिस घर में अश्वनी बिद्रे रहा करती थी, इसके साथ लिव इन में। 12 तारीख को उसका लोकेशन दिखा रहा था वही वासी का क्रीक, जहाँ पर इस लाश को फेंकने की बात की गई थी, और वहाँ इसकी ड्यूटी या गश्त से कोई लेना देना नहीं था। तो गूगल मैप के ज़रिए इसी के फ़ोन से ये साबित हुआ कि 11 तारीख को इसका लोकेशन कहाँ था और 12 को कहाँ था। इसने एक और काम किया। अश्वनी के कत्ल के बाद उसके मोबाइल को अपने पास रख लिया
और मोबाइल स्विच ऑफ। फिर इसने 13 और 14 तारीख को, उसे पता था कि उसके भाई, हस्बैंड के बाकी लोग कॉल करेंगे या दोस्त। 13-14 को कुछ देर के लिए उसने अश्वनी का मोबाइल ऑन किया और उस पर उन लोगों को मैसेज किया जिनके बारे में उसे पता था यही उसकी फ़िक्र करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, और मैसेज करके वापस मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि अब उनका कॉल आता है, रिप्लाई आता, फिर ये क्या देता। तो जब उसने ये ऑन ऑफ किया और जिन जिन लोगों को किया उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैसेज आते उन्होंने भी फिर कॉल बैक किया, लेकिन 2 दिन से वो चूँकि गायब थी तो उन्हें फिक्र हो रही थी, बट मोबाइल फिर बंद हो गया था। उस मोबाइल को ऑन करके उसका जो मैसेज भेजने का लोकेशन था वो भी उस जगह का था जहाँ पर इंस्पेक्टर अभय कुरुंद मौजूद था, उसकी मौजूदगी थी। ये सारी चीज़ें सामने आई। अब इसके बाद पुलिस ने उन तमाम विटनेसेस को जिनके ज़रिए ये सारी रिश्ते की कहानी सामने आई उनको इकट्ठा किया, इसके सारे कॉल डिटेल, इसके सारे गूगल मैप, इन सारी चीज़ों को निकाला और फिर अदालत में एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया कि इसमें लाश नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि 11 को जिस दिन वो गायब हुई, आखिरी शख्स जो इसके साथ था वो इंस्पेक्टर था, क्योंकि अश्वनी बिद्रे का लोकेशन और इंस्पेक्टर अभय का लोकेशन सेम टावर पे दिखा रहा था। जिस जगह पर लाश फेंकने की बात की गई उस टावर पर भी इसकी मौजूदगी थी। जिस जगह इसने गश्त करने की बात की वो डायरी में इसकी एंट्री गलत थी और उसके बीच चश्मदीद सामने आ गया कि ये गश्त पर नहीं था। उसके ड्राइवर ने फिर बयान दे दिया। तो जिन जिन जगहों पर मोबाइल ने इसके लोकेशन को पकड़ा उन जगह पर क्राइम से उसका कनेक्शन था, और यही एविडेंस, कॉल डिटेल, गूगल मैप, SMS उसके अगेंस्ट गई। 9 साल तक ये मुकदमा चला। 9 साल के बाद सैटरडे को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ये वो केस है जिसमें लाश नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने पुख्ता है कि इसमें मुझे सज़ा देने में कोई भी गुरेज नहीं है। बल्कि कोर्ट ने तो, बहुत कम ऐसा होता है जब ऐसे केसेस में इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। जो सेशन कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया, एडिशनल सेशन जज पनवेल के हैं, ये KG पालदेवर साहब। इन्होंने अपने जजमेंट में बाकायदा लिखा कि ये हैरानी की बात है कि जिस शख्स को अप्रैल के बाद एक महिला पुलिस वाले के गायब होने को लेकर शक के घेरे में था, जुलाई में उसका नाम रिकॉर्ड पे आया कंप्लेंट में, और मुंबई पुलिस उसे वीरता पुरस्कार दे रही है। उस कमेटी में बैठे तमाम पुलिस वालों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जज साहब के कमेंट्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये वो केस है जो उनकी नज़र में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। ऐसे हाल के वक्त में बहुत सारे केस आए जिसमें हम लोगों को लगता था रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब ही होता है डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा। जैसे कोलकाता वाला केस था, लेकिन उसमें उम्र कैद हुई। इस केस में कोर्ट का ये कहना है, 11 तारीख को उन्होंने ये कहा है कि ये गिल्टी है। इसमें 3 लोगों को गुनहगार ठहराया गया है, 1 को बरी कर दिया गया। जो मिनिस्टर का भतीजा था पाटिल, उसको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बाकी इंस्पेक्टर अभय, उसके ड्राइवर भंडारी और फलनीकर बैंक एम्प्लॉय, इन तीनों को गिल्टी पाया गया है। ये फैसला सुनते ही बैंक एम्प्लॉय फलनीकर तो वहीं बेहोश होकर गिर गया था कोर्ट रूम में। इंस्पेक्टर अभय पर के चेहरे पर कोई असर नहीं था। सैटरडे को इन्हें गिल्टी करार दिया गया है और सज़ा सुनाने का जो तारीख है तय की गई है वो 11 अप्रैल। 11 तारीख को सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, उसके बाद ये उम्मीद बन गई है कि शायद कम से कम इंस्पेक्टर अभय कुरुंद को सेशन कोर्ट डेथ पेनल्टी देगी, सजाए मौत। बाकी लाश को ठिकाने लगाने, सबूत मिटाने के इल्ज़ाम ड्राइवर और बैंकर पर है, उन्हें कम सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोर्ट के इस कमेंट्स के हिसाब से जाएं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही है, तो फिर तय है कि इंस्पेक्टर अभय सजाए मौत पाने वाले एक इंस्पेक्टर बन जाएंगे। हालांकि इसके बाद हाई कोर्ट भी जाना, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, लेकिन ये निचली कोर्ट का। और ये है अजीब, क्योंकि एक इंस्पेक्टर अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक लेडी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को इस तरह मारे,
कि लाश तक का सुराग ना मिले, और वो भी कानून के रखवाले। तो शायद ये भी एक वजह है कि कानून के रखवाले जब जुर्म करते हैं तो कोर्ट बहुत उस पर सख्त होती है, और इसीलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया। तो 11 अप्रैल को जो भी इस पर सज़ा सुनाई जाएगी, इनके हिस्से में क्या सज़ा आती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल